नमस्कार। आज हम रॉयल रिसर्च की गाइड C++ प्रोग्रामिंग में महारत को आधार बनाकर C++ की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, ये गाइड काफी डिटेल्ड है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस गाइड से जो मुख्य बातें हैं, मतलब C++ के बेसिक से लेकर एडवांस चीजों तक, उन्हें एक आसान बातचीत वाले अंदाज में समझें। हाँ, C++ की कहानी भी तो दिलचस्प है। इसकी शुरुआत 1980s में ब्यार्ना स्ट्रोस्ट्रप ने की थी। बेसिकली सी लैंग्वेज को ही एक्सपैंड किया था। अच्छा, C का एक्सटेंशन। हाँ, मकसद ये था कि C की जो एफिशिएंसी और कंट्रोल है वो बना रहे, लेकिन साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब OOP की पावर भी मिल जाए। और शायद इसी बैलेंस की वजह से ये आज भी इतनी पॉपुलर है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर में, गेमिंग में और वो हाई स्पीड ट्रेडिंग वाले सिस्टम्स में भी। बिल्कुल सही। परफॉर्मेंस भी और कोड को ऑर्गेनाइज करने का तरीका भी, यही इसका बड़ा फायदा है। सीखने के लिहाज से भी ये काफी कुछ देता है ना? मतलब प्रोसीजरल और ओप दोनों तरीके की सोच डेवलप होती है। हाँ, और मेमोरी मैनेजमेंट की एक गहरी समझ मिलती है, जो आजकल कई लैंग्वेजेस छुपा लेती हैं। शुरू करने के लिए बस एक कंपाइलर चाहिए, जैसे GCC या क्लैंग। और एक कोड एडिटर या IDE, जैसे VS कोड आजकल काफी चलता है। हाँ, VS कोड बढ़िया है, या फिर विजुअल स्टूडियो। कोड ब्लॉक्स भी हैं, गाइड में लिंक्स दिए हुए हैं वैसे इनके। ठीक है, तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। कोई भी C++ प्रोग्राम मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है ना? हाँ, मेन एंट्री पॉइंट है। और आपने वो देखा होगा, std:(cout), std:(cn). हर बेसिक प्रोग्राम में होता है। हाँ हाँ, वो STD क्या है और काउट सिन? std असल में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का नेम स्पेस है। मतलब एक जगह जहां स्टैंडर्ड चीजों के नाम रखें ताकि दूसरे नामों से क्लैश ना हो। अच्छा, नाम का टकराव बचाने के लिए। एग्जैक्टली। और IOStream लाइब्रेरी है, जिससे हमें काउट मिलता है स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए, और सिन यूजर से इनपुट लेने के लिए। ये C के प्रिंटफ स्कैनफ से बेहतर कैसे है? ये टाइप सेफ हैं। मतलब ये डेटा के टाइप का ध्यान रखते हैं। तो गलत टाइप का डेटा देने पर कंपाइलर अक्सर पहले ही बता देता है। रन टाइम एरर का चांस कम। अच्छा, ये फायदा है। और वेरिएबल्स तो हैं ही, इंट, फ्लोट, std.string टेक्स्ट के लिए कॉन्स्ट से वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। हाँ, और लॉजिक के लिए इफ, एल्स, स्विच स्टेटमेंट्स और लूप्स हैं, जैसे फॉर लूप, व्हाइल लूप। ये तो खैर ज्यादातर लैंग्वेजेस में कॉमन है। डेटा रखने के लिए एरेज भी हैं। मैंने std.array भी देखा है। वो क्या अलग है? std.array थोड़ा ज्यादा सुरक्षित और मॉडर्न तरीका है फिक्स्ड साइज एरे का। और हाँ, C++ में पॉइंटर्स भी हैं, जो मेमोरी एड्रेस रखते हैं। पॉइंटर्स? वो तो थोड़े बदनाम है मुश्किल होने के लिए। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ता है, पर ये C++ की पावर का हिस्सा हैं। रेफरेंसेस भी हैं, जो किसी वेरिएबल का दूसरा नाम रखने जैसे होता है। और फंक्शंस, कोड को बांटने के लिए। बिल्कुल, फंक्शन से कोड रीयूजेबल बनता है। और C++ में फंक्शन ओवरलोडिंग भी होती है। मतलब एक ही नाम के फंक्शन पर अलग-अलग पैरामीटर्स के साथ अलग-अलग काम कर सकते हैं। ये तो हुई बेसिक बातें, लेकिन C++ की असली पहचान तो शायद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP से है, क्यों? सही कहा। OOP बड़े सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का एक पावरफुल तरीका है। इसमें मेन कॉन्सेप्ट्स हैं क्लास और ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट थोड़ा समझाएंगे? हाँ, तो क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट है। जैसे गाड़ी एक क्लास हो सकती है, और ऑब्जेक्ट उस ब्लूप्रिंट से बनी हुई असली चीज है, जैसे आपकी या मेरी गाड़ी। अच्छा, और कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, ये भी सुने हैं। कंस्ट्रक्टर वो स्पेशल फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट बनते समय अपने आप कॉल होता है, उसे इनिशियलाइज करने के लिए। और डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट खत्म होते समय कॉल होता है, मतलब सफाई करने के लिए। और वो पब्लिक, प्राइवेट? वो एक्सेस स्पेसिफायर हैं। वो कंट्रोल करते हैं कि क्लास के अंदर की कौन सी चीजें बाहर से एक्सेस हो सकती हैं और कौन सी नहीं। मतलब एनकैप्सुलेशन के लिए जरूरी है। समझ गई। फिर आता है इनहेरिटेंस। इसका क्या मतलब है? इनहेरिटेंस मतलब विरासत। एक क्लास, मान लीजिए स्पोर्ट्स कार, दूसरी क्लास कार की सारी प्रॉपर्टीज और मेथड्स ले सकती है और उसमें अपनी नई चीजें जोड़ सकती है। कोड दोबारा इस्तेमाल होता है इससे। कोड रीयूज। और पॉलीमॉर्फिज्म, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक नाम कई रूप। वर्चुअल फंक्शंस के जरिए ये होता है कि एक ही फंक्शन कॉल अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग-अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है कोड को। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, क्या हम प्लस माइनस जैसे सिंबल्स को अपने मतलब दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। आप प्लस ऑपरेटर को अपनी बनाई हुई दो फ्रैक्शन क्लास ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए डिफाइन कर सकते हैं। ये कोड को काफी इंट्यूटिव बना सकता है। फाइलों के साथ काम करने के लिए भी कुछ होता होगा? हाँ,
उसके लिए Fstream लाइब्रेरी है, फाइल से पढ़ना, फाइल में लिखना सब हो जाता है। और जैसे जैसे कोड बड़ा होता है, नेम स्पेस और ज़रूरी हो जाते हैं, नाम के टकराव से बचने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा एडवांस चीज़ों पर आते हैं। टेम्पलेट्स, ये क्या भला है? हाँ, भला नहीं, बहुत काम की चीज़ है। टेम्पलेट्स जेनेरिक प्रोग्रामिंग का तरीका है। आप एक फंक्शन या क्लास लिखते हैं जो किसी भी डेटा टाइप के साथ काम कर सके। मतलब एक ही कोड इंटीजर के लिए भी, स्ट्रिंग के लिए भी? हाँ, टाइप को पैरामीटर की तरह पास कर देते हैं। कोड डुप्लीकेशन बचता है। ये C++ की बहुत बड़ी ताकत है। और स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी यानी STL, सुना है इसके बिना C++ अधूरा है। बिल्कुल, STL तो C++ प्रोग्रामर्स के लिए वरदान है। इसमें रेडीमेड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे std वेक्टर। ये डायनामिक एरे जैसा है, साइज बदल सकता है। अच्छा, जैसे पाइथन में लिस्ट होती है? कुछ वैसा ही, हाँ। और std मैप है की वैल्यू पेयर स्टोर करने के लिए। साथ में बहुत सारे बने बनाए एल्गोरिदम्स हैं, जैसे सॉर्टिंग, std सॉर्ट, सर्चिंग वगैरह। तो मतलब बहुत सारा कोड लिखने से बच जाते हैं। हाँ, और ये कोड ऑप्टिमाइज्ड और टेस्टेड होता है, तो आपका कोड छोटा, तेज और ज्यादा भरोसेमंद बनता है। गलतियों को संभालने के लिए एरर हैंडलिंग, उसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग है। ट्राई कैच ब्लॉक्स यूज करके आप रन टाइम एरर्स को ग्रेसफुली हैंडल कर सकते हैं, ताकि प्रोग्राम क्रैश ना हो। और ये लैम्डा फंक्शंस क्या चीज है? हाल में सुने हैं। लैम्डा फंक्शंस छोटे एनोनिमस फंक्शन होते हैं, मतलब बिना नाम वाले फंक्शन, जिन्हें आप फौरन वहीं डिफाइन कर सकते हैं जहां उनकी जरूरत है। खासकर STL एल्गोरिदम्स के साथ ये बहुत काम आते हैं। कोड और कॉम्पैक्ट हो जाता है। एक चीज जो C++ के साथ हमेशा जुड़ती है वो है मेमोरी मैनेजमेंट की मुश्किल। क्या मॉडर्न C++ में ये आसान हुआ है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मॉडर्न C++ में स्मार्ट पॉइंटर्स आ गए हैं। STD यूनिक PTR, STD शेयर्ड PTR। स्मार्ट पॉइंटर्स, ये क्या करते हैं? ये पॉइंटर्स मेमोरी को ऑटोमेटिकली मैनेज करते हैं। जब पॉइंटर स्कोप से बाहर जाता है, तो वो जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा था उसे अपने आप फ्री कर देता है। इससे मेमोरी लीक का खतरा बहुत बहुत कम हो जाता है। अरे वाह, तो न्यू और डिलीट के झंझट कम? काफी हद तक, हाँ। ये RAII रिसोर्स एक्विजिशन इज इनिशियलाइजेशन प्रिंसिपल पर काम करते हैं और मॉडर्न C++ लिखने का अहम हिस्सा हैं। इनके अलावा मल्टी थ्रेडिंग के लिए std.thread है, जिससे पैरेलल प्रोग्रामिंग आसान होती है। और मूव सिमेंटिक्स एंड वो भी कुछ नया सा लगता है। मूव सिमेंटिक्स रिसोर्स ट्रांसफर को ऑप्टिमाइज करने का तरीका है। कॉपी करने के बजाय रिसोर्स को मूव कर दिया जाता है, जो ज्यादा एफिशिएंट है, खासकर बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए। और C++20 में कॉन्सेप्ट्स जैसी चीजें भी आई हैं, जो टेम्पलेट्स को और बेहतर बनाती हैं। ठीक है, अब कुछ आम सवाल ले लेते हैं। सबसे पहला, C और C++ में मेन फर्क क्या है? लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। सबसे बड़े फर्क हैं C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सपोर्ट, टेम्पलेट्स और जेनेरिक प्रोग्रामिंग, और जाहिर है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी STL। C++ को C का सुपरसेट कहा जा सकता है, जिसमें ये सब पावरफुल फीचर्स जोड़े गए हैं, C की स्पीड रखते हुए। और आज के ज़माने में जहाँ इतनी नई लैंग्वेजेस हैं, C++ क्यों सीखें या इस्तेमाल करें? किन प्रोजेक्ट्स के लिए ये आज भी ज़रूरी है? देखिए, जहां परफॉर्मेंस किंग है, जहां हार्डवेयर पर पूरा कंट्रोल चाहिए, जहां रिसोर्स मैनेजमेंट क्रिटिकल है, वहां C++ का कोई मुकाबला नहीं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, गेम इंजिन्स में, अनरियल इंजन, यूनिटी का कुछ हिस्सा, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम्स में, एम्बेडेड सिस्टम्स में, जैसे आपकी कार या मेडिकल डिवाइस में, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में। इसकी वर्सेटैलिटी कमाल की है। और क्या ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है? मतलब विंडोज़, मैक, लिनक्स सब पर चल सकता है कोड? हाँ, बिल्कुल। स्टैंडर्ड C++ कोड पोर्टेबल होता है और CMake जैसे बिल्ड सिस्टम टूल्स की मदद से अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए बिल्ड करना आसान हो जाता है। तो अगर हम रॉयल रिसर्च की इस गाइड को समेटें तो कह सकते हैं कि C++ एक बेहद पावरफुल और वर्सेटाइल भाषा है। C से निकली, लेकिन OOP, STL और स्मार्ट पॉइंटर्स जैसी मॉडर्न चीज़ों ने इसे बहुत आगे बढ़ा दिया है। बिल्कुल सही कहा। और जहां परफॉर्मेंस की बात आती है, वहां इसकी रेलेवेंस आज भी उतनी ही है, शायद पहले से ज्यादा। जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लगातार बदल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, भविष्य में ऐसी कौन सी नई चुनौतियां या शायद नए अवसर आ सकते हैं जो C++ प्रोग्रामिंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।